इसराइल में कोई इसराइली नहीं पाया जाता है। ये ज़हन में रहना चाहिए। इसराइल में जो लोग पाए जाते हैं वो यूरोपीय हैं, जर्मनी है, फ्रांसीसी है, बरतानवी है, इतालवी हैं, ये सारे लोग हैं जो इसराइल की जो 97 लाख की पॉपुलेशन है, आपने अपने ही घर में एक इदारा बना रखा है, आप ही के पैसों से चलता है, आप ही के डिक्टेट पर चलता है, तो आपके बनाए हुए कानून सारी दुनिया पे लागू होते हैं, मगर चूँकि आपके पैसे से चल रहा है, तो अल-बरदाई कुछ बोल दे या कैस्ट्रो कुछ बोल दे या यूएन का सेक्रेटरी जनरल कुछ बोल दे, कोई फ़र्क पड़ रहा है? न्यूक्लियर ईरान इतना पावरफुल है, तो पाकिस्तान भी है, उससे जी। कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो भारत भी है, उससे कोई तकलीफ नहीं है आपको। ईरान से ही क्यों तकलीफ है? आप माने या ना माने, ये इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम की जंग है, लाज़मी तौर पर है। ईरानी कौम लड़ रही है। बरतानिया के पार्लियामेंट में खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के माफ़ी माँग ली कि हमारी रिपोर्ट गलत थी। दुनिया को मालूम है अमेरिका उसका एलाई है, वो बिल्कुल अपने लेपालक को बचाने के लिए इसराइल को वहाँ खड़ा रखना अमेरिका की मजबूरी नहीं है, ज़रूरत है। बेवकूफ़ समझते हैं आप दुनिया को? कि आप कहेंगे बातचीत कर रहे हैं उधर से हमला करवाएँगे और आज भी आपने कल परसों आपने ऐलान किया कि 2 हफ्ते तक जो है हम 2 हफ्ते में डिसीजन लेंगे। चलो टेबल पे आओ बात करो, चलो टेबल पे आओ बात करो। ये कौन-सा तरीका है बात करने का? ये कौन-सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है? ये तो गुलामी की दलील है। इन्हीं मुल्कों की अपनी गुलामी की दलील है कि आप भी खुदे रखें, आपका क्या इंटरेस्ट है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इस्राइल की जो लड़ाई है, अब वो ईरान वर्सेस अमेरिका हो गई है और अमेरिका ने 22 जून की सुबह-सुबह जिस तरह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है और कोई भी मुल्क अब न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता है। ईरान ने भी सख्त जवाब दिया है और मुमकिन ये है कि अब ये जो लड़ाई है ईरान वर्सेस सिर्फ इज़राइल नहीं रहेगी बल्कि ईरान वर्सेस अमेरिका हो जाएगी। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान झुक जाए, दबाव में आ जाए, लेकिन ईरान किसी भी तरह दबाव में नहीं आने वाला है। इस लड़ाई के पीछे का पूरा एजेंडा क्या है? ईरान की ताकत क्या है? कब तक ईरान इस लड़ाई को झेल सकता है? उधर इज़राइल का लगातार दावा है कि उसके स्ट्राइक में, उसके हमले में ईरान के तमाम मिसाइल के ज़ख़ीरों को, लॉन्चर्स को तबाह किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मारूफ दानिश्वर और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। डॉक्टर रहमानी साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही कि ये दुनिया का कौन-सा उसूल है कि अमेरिका चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर रहे, वो मुजरिम भी है न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने का और फिर दुनिया के किसी मुल्क को वो पुरअमन मकसद के लिए भी न्यूक्लियर जो तवानाई है हासिल नहीं करने दे रहा और उसने ईरान पर हमला कर दिया जा करके। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। सबसे पहले मैं आपका और आपके क़ारीन, आपके नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ये बहुत पुराना गेम का एक उसूल है कि अपने दुश्मन को अगर मैं ताकतवर होता हुआ देखूँगा, तो मैं खेल के उसूल बदल दूँगा। ये आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि एक चीज़ है एनपीटी, जी, वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी हथियारों का अदम तकासुर उर्दू में कहते हैं। जी, उसको उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक इदारा कायम किया जो यूनाइटेड नेशंस की सरबराही उसकी निगरानी में चलता है, उसको रिपोर्ट करता है। उसको कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जी, आईएईए। तो दुनिया भर का जो एटॉमिक प्रोग्राम दुनिया के ममालिक का है, वो उसे रेगुलेट करता है। उसके उसने अपने कुछ उसूल बना रखे हैं। उसपे साइन करने वाले दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन चंद ममालिक ने उसपे कभी भी साइन नहीं किए। उसमें इसराइल है, कि जिसने एनपीटी पे कभी साइन नहीं किया। उसमें भारत भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें कुछ और ममालिक भी हैं जो एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं हैं। एनपीटी के सिग्नेटरी ना होने का मतलब ये है कि एटॉमिक पावर्स के इस्तेमाल के जो क्राइटेरिया, जो उसूल, ज़वाबित, शराइत आईएईए और यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, उनकी पाबंदी और इत्लाक़ उन मुल्कों पर नहीं होगा जिन्होंने उस माहदे को साइन नहीं किया है। इसका नतीजा है कि देखिए हमारे पास हम एक भारत एक एटॉमिक पावर बन गए, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा।
पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन गया, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, ना आईएई आया इंस्पेक्शन के लिए, ना कोई आया। खुद इसराइल ने अपने एक अंदाजे के मुताबिक 90 के करीब वॉर हेड्स बना रखे हैं, एटॉमिक हेड्स बना रखे हैं, वो एक एटॉमिक पावर है। इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी नहीं किया इसराइल ने भी, लेकिन सारी दुनिया जानती है और मानती है, और इसराइल ने कभी उसे डिनाई भी नहीं किया कि वो एक एटॉमिक पावर है, और उसे दुनिया की 9 एटॉमिक पावर्स में इसके बावजूद गिना जाता है कि वो उसने कभी से डिक्लेयर नहीं किया। तो एक पार्ट ये है। अब दूसरा पार्ट जो आप फरमा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जी, वो कह रहा है कि ईरान ना बने। अब ईरान का कसूर इसमें सिर्फ इतना है कि वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, इसलिए आईएईए के सारे कानून और ज़वाबित ईरान के ऊपर नाफिज होते हैं। हालांकि ईरान बहुत देर में एनपीटी का सिग्नेटरी बना है, और वो अभी बात भी कर रहे हैं कि वो विड्रॉ करेंगे एनपीटी से। बहुत जल्दी शायद ईरान एनपीटी से विड्रॉ कर लेगा, उसके सिग्नेटरी नहीं रहेगा। लेकिन ये यूएस ने को क्या प्रॉब्लम है? अब आप एक दूसरी बात गौर से कीजिए, एनपीटी हुआ कब? कब हुआ एनपीटी है? उस वक्त हुआ जब यूएस न्यूक्लियर पावर बन चुका था, जब चीन न्यूक्लियर पावर बन चुका था, जब फ्रांस और जर्मनी न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। तो जब आप पावरफुल, यूके बन चुका था, जब आप पावरफुल हो गए, जब आपने न्यूक्लियर अपने सारे बम बना लिए और सारे एनरिचमेंट पूरे कर लिए, तब उसके बाद आप ये कानून बनाते हैं कि अब कोई और नहीं बनाएगा, बस हमने बना लिया। और उसकी बुनियाद पर आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर जिन परमानेंट मेंबर्स को हासिल है, कौन है वो सारे सब वही एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर है। वो सब वो है जो न्यूक्लियर पावर्स, एटॉमिक पावर्स। तो ये गेम का कौन सा उसूल है कि आप एटॉमिक पावर बनने के बाद सारी दुनिया से कहेंगे कि आप एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, और हम रहेंगे, और हमें कोई चैलेंज नहीं करेगा, और चूंकि हम इतने ताकतवर हैं, इसलिए यूएन का वीटो पावर भी हमारे पास रहेगा। आप देखिए, हमास के मामले में और गजा के मामले में सिक्योरिटी काउंसिल के 14 मेंबरान एक आवाज पे वोट करते हैं इसराइल के खिलाफ, और सिर्फ एक मेंबर जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो इसराइल के साथ खड़ा होकर उसे वीटो कर देता है। अब वीटो करने का मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन जो है वो काबिल अमल, काबिल इतलाफ नहीं होगा। तो ये भाई गेम्स के कौन से उसूल है? अब दूसरा जो कानून है एनपीटी का, कानून ये है कि मिनिमम 3% तक यूरेनियम की अफसूदगी करने की डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हर एनपीटी के सिग्नेटरी को इजाजत है कि आप 3%, 4% तक, लेस देन 10% आप कर सकते हैं अगर बड़े मुल्क हैं आपकी जो जरूरियात है के लिए। तो वो डोमेस्टिक एनर्जी के पर्पज से कि आपको बिजली पैदा करनी है, हमको रिएक्टर्स चलाने हैं, हमको एग्रीकल्चर पे जरूरत है, और बहुत सारी जगहों पर न्यूक्लियर पावर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये कानून है कि मैं 3% या उसके आसपास में, वो अलग अलग कंट्रीज का अलग है, उतना आप बना सकते हैं। तो अब ईरान के साथ जो ये 2 महीने से बातचीत कर रहा था यूनाइटेड स्टेट, इसमें इन्होंने जो शर्त रखी थी ईरान के सामने, वो ये थी कि आप 1% 0% होगा आपका, आप 1% भी यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ये कौन सा कानून है दुनिया का? तो और अभी एनपीटी का ही कानून ये है कि जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं दुनिया में, जहां कहीं भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, कोई मुल्क उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं करेगा। और उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जब आप हमला करते हैं, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे, उस रेडिएशन का उसी तरह तबाहकुन होना मुमकिन है जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका बहादुर ने किया था। तो उस खतरनाकी को रोकने के लिए एनपीटी का एक कानून ये भी है कि आप इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करेंगे। अब यूनाइटेड नेशंस, यूएस ने कल क्या किया, यानी आज सुबह आपने कहा कि जो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहां पर है फरूदा, वहां पर आपने जाके हमला कर दिया, और वो भी उस बम से हमला किया है कि जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है।
आप ये एनपीटी का सीधा सीधा वायलेशन है, उसके कानून का वायलेशन है, ईरान की टेरिटोरियल डिग्निटी का, इंटेग्रिटी का वायलेशन है, और इसराइल इससे पहले वो वायलेशन करता रहा, उन्होंने भी उनके न्यूक्लियर। तो आपके लिए कोई कानून, कोई ज़ाब्ता है नहीं। आप जहां चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे ठोक देंगे। आप भले ही वहां पर, पहली बात है, वो ईरान भी कोई बच्चे थोड़े ही हैं, उनके पास भी अकल है, दिमाग है, शऊर है, और वो कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं। जंग लड़ने का तजुर्बा है उन लोगों को, 8 साल इन्हीं लोगों ने, ये इनको कहते हैं एलाइड फोर्सेस। जी। ये सारे जो ये ठेकेदार बने हुए ना, यूनाइटेड नेशंस में ठेका लेके बैठे हुए हैं, ये यूके और यूएस और फ्रांस और जर्मनी, ये 125 साल से जंग लड़ रहे हैं। 1912 से ये लोग जंग लड़ रहे हैं, और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? पहले तुर्की की खिलाफत के खिलाफ ये लोग लड़े, उसको डिसमेंटल किया। उसके बाद मुस्लिम दुनिया को तोड़ने के लिए ये खड़े, बाल्कनाइजेशन 1937 में किया। उसके बाद और फिर इसराइल को बना। 15 करोड़ इंसानी जानों की बुनियाद पर एक इसराइल नाम की टेरिटरी जो है फिलिस्तीन के पे कब्जा करके बनाई गई है। 15 करोड़। और मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, दोनों जंगे अजीम के मरने वालों की तादाद उठा के देख लीजिए, किसने मारा था। बिल्कुल, ये और नंबर उसकी पूरा हो बुनियाद जाएगा। पर जो है वो इसराइल कायम होता है। इसराइल कोई नेशनलिटी नहीं है। इसराइल में कोई इसराइली नहीं पाया जाता है। ये ज़हन में रहना चाहिए। इसराइल में जो लोग पाए जाते हैं वो यूरोपीय हैं, जर्मनी है, फ्रांसीसी है, बरतानवी है, इतालवी है, ये सारे लोग हैं जो इसराइल की जो 97 लाख की पॉपुलेशन है उसमें। वो इसराइल नाम की कोई नेशन नहीं है। जैसे हम भारत में भारतीय नेशन है ना? ईरान में ईरानी नेशन है, बरतानिया में बरतानवी है, अमेरिका में अमेरिकी है। इस तरह इसराइल में इसराइली नेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक टेरिटरी है। तो आप ये बम गिरा के आप क्या हासिल करना चाहते हैं, या आपने कौन-सा बड़ा तीर मार दिया, ये तो 2 घंटे बाद ही पता चल गया। आप कह रहे थे हमने तो तेहरान की सारी फ़िज़ाई हुदूद पे हमारा कब्ज़ा है। ये इसराइल का बयान भी आया। बिल्कुल। ट्रम्प साहब का भी बयान आया, हमारे तमाम ईरानी हुदूद पे हमारा कब्ज़ा है। तो आपका कब्ज़ा है तो वहाँ से मिसाइल कैसे उड़ गए? आपने कहा उनके तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हमने तबाह कर दिया, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स कहाँ से चले गए? आज जितना बड़ा हमला हुआ है, डॉक्टर और रहमानी जो साहब, खैबर शिकन क्या नाम ने जैसे ये किया है। बात ये जैसे ये कि अगर एनपीटी का कोई मेंबर है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया, कार्रवाई हुई, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका जो बयान है बदल गया, रिपोर्ट बदल गई, पहले कुछ और अब भी कुछ और, तो क्या जो कोई एनपीटी का मेंबर नहीं है वो आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है, वो हथियार बना सकता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, उसके उसके खिलाफ एक प्रोविजन, फिर वो यूनाइटेड नेशंस का दायरा-ए-कार होता है। वो आईएईए का दायरा-ए-कार नहीं होगा। ये जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दायरा-ए-कार नहीं होगा, यूएन का होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का होगा। तो वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर कोई हथियार इस्तेमाल करता है, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है नॉन एनपीटी कंट्री पे या एनपीटी कंट्री पे। तो वो उनका प्रोरोगेटिव है, उनको करना चाहिए। और आज तो खुद जो आईएईए के डायरेक्टर है मिस्टर अल-बरदाई, उनका जी। स्टेटमेंट आया है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की शदीद मुखालिफत की है, उनका अमल मुजरिमाना है। यहाँ तक अल-बरदाई ने कहा है। तो अब अल-बरदाई ने कह दिया, वो जो डायरेक्टर है, लेकिन इस कहने का असर किस पे होता है? यूएन की जो फाइनेंसेस है, जिससे यूनाइटेड नेशंस पूरा का पूरा चलता है, उसका मेजर कंट्रीब्यूटर तो यूएस है। तो आपने अपने ही घर में एक इदारा बना रखा है, आप ही के पैसों से चलता है, आप ही के डिक्टेट पर चलता है, तो आपके बनाए हुए कानून सारी दुनिया पे लागू होते हैं। मगर चूंकि आपके पैसे से चल रहा है, तो अल-बरदाई कुछ बोल दे या कैस्ट्रो कुछ बोल दे या यूएन का सेक्रेटरी जनरल कुछ बोल दे, कोई फर्क पड़ रहा है? हमको तो पहले से मालूम है, लेकिन अभी दुनिया देख रही है कि पिछले 20 महीने में गज़ा में कौन से यूएन चार्टर पर अमल दरामद किया गया है। सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। 100 से ज्यादा रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास कर चुकी है इसराइल के खिलाफ। क्या फर्क पड़ गया? तो ये इंटरनेशनल फोरम कितना कंट्रोल कर पाएंगे, इनकी कोई अब कोई हैसियत दिखाई नहीं देती है। मुझे तो ये लग रहा है डॉक्टर साहब के जितने इंटरनेशनल फॉर्म है इन सबको अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। अगर ये मामला भी था कि ईरान इंटरनेशनल एजेंसी के रूल के आगे जाकर के यूरेनियम को अफजोदा कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो यूएन का मसला था, लेकिन अमेरिका डील कर रहा है, अमेरिका दबाव बना रहा है,
यूएन क्या करेगा नहीं करेगा, अमेरिका उसके फैसले कर रहा है। यूएन ने कंडम तक नहीं किया, यूएन का सिर्फ बयान सामने आता है कि वो गहरे सदमे में है, तशवीश में है। तो जो एक सवाल उठता है डॉक्टर रहमानी साहब की, आखिर मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क की फौज को, आर्मी को क्यों कमजोर किया जा रहा है? इससे पहले इराक पर भी इजराइल ने हमला किया और यही इल्जाम लगाया गया, बाद में फिर अमेरिका ने इल्जाम लगाया, तख्ता पलट दिया, इधर ईरान के साथ ये हुआ। और जितने ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, किसी की भी आर्मी किसी लायक नहीं है। देखिए, किसकी आर्मी किस लायक है वो तो एक अलग सवाल है, उस पे भी बहस कर लेंगे। लेकिन आपने जी जो बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है, और मैं आपका उसका जवाब आप खुद भी जानते हैं, आप मेरी ज़बान से सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं जी अर्ज़ करूँ कि ये मसला न्यूक्लियर पावर्स का नहीं है। जी है ना? अभी तो बहाना है कि सारी दुनिया के लिए खतरनाक है ईरान अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है। मैं पहले तो एक जुमला कोट कर दूं। वहां के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है ईरान के मिस्टर मोहम्मद मरांडी साहब। जी उनसे एक मुलाकात हुई हम लोगों की। कई लोग थे, काफी सीनियर लोग थे, सबसे जाहिल उनमें से मैं ही था। तो अब वो अपनी जहालत का सबूत देते हुए एक बहुत ही सीरियस गुफ्तगू में मैंने मजाक में पूछा कि अरे भाई, ये मरानी साहब ये बताइए कि आपने बम बना लिया नहीं बनाया, साफ जी बताइए। तो इसे ही मैंने वो भी लिख लिया, भाई आपने बम बना लिया नहीं बनाया। तो वो भी हंसे जोर से, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे तो स्पिरिचुअल लीडर का हुक्म है और हमारी स्टेट पॉलिसी है कि हम बम नहीं बनाएंगे, हम कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, ये हमारी स्टेट पॉलिसी है until unless we are forced to do that। बट मैं एक बात इस मौके पे कह सकता हूं, मरानी साहब ने कहा कि जी वी आर ए न्यूक्लियरली केपेबल नेशन। अब इसके मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब उनके पास माल मौजूद है और वो तैयारी के दर्जे, और खुद ये कह रहे हैं कि 90% और 70% उनका हो चुका है। मसला ये नहीं है कि न्यूक्लियर नेशन की हैसियत से ईरान इतना पावरफुल है, तो पाकिस्तान भी है, जी उससे कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो भारत भी है, उससे कोई तकलीफ नहीं है आपको। ईरान से ही क्यों तकलीफ है? ये एक बड़ा सवाल है कि न्यूक्लियर होने में ईरान, आपको इसराइल से तकलीफ क्यों नहीं है, जो दुनिया का कोई कानून नहीं मानता, किसी इंटरनेशनल बॉडी को नहीं मानता, आपको उससे तकलीफ नहीं है। अब जो 23 लाख लोगों का उसने जो है जीना हराम कर रखा है। सारी दुनिया की पहली जंग हो या दूसरी जंग हो, सब में पीछे से जो है वो इसराइल की जायोनिस्ट लॉबी खड़ी हुई होती है। आपको उसके एटम बम से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ईरान से क्यों प्रॉब्लम? एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से बिल्कुल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? इस बात को सोचिए कि 1979 में ईरान में इनकलाब आया। जी इनकलाब कौन लाया? इनकलाब लाए मौलवी साहब, जी हजरत आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। वो मौलवी ये कहता था कि मैं विलायत फकीह की बुनियाद पर एक इस्लामी इनकलाब लेकर आया हूं। तख्ता पलट नहीं था वो, एक जी हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, कोई आर्मी कू नहीं था, कोई पब्लिक अपराइजिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। दैट वाज अ रिवोल्यूशन एक्चुअली, जो इस सदी ने देखा ही नहीं था। और उस इनकलाब का नाम उन्होंने रखा कि इस्लामी इनकलाब है। अब वो मौलवी शिया था, कपड़े काले पहना हुआ था, अमामा लगाया हुआ था, लेकिन उसने नहीं कहा कि ये शियों का इनकलाब है, उसने नहीं कहा ये सुन्नियों का इनकलाब है, उसने कहा कि ला शिया ला सुन्निया इस्लामिया इस्लामिया। उससे एक मैसेज ये गया कि वो वो गवर्नमेंट जो 1300 साल एक इस्लामिक गवर्नेंस चला दुनिया में, और 3 कॉन्टिनेंट पे एक साथ हमने देखा कि एशिया पे, यूरोप पे, अफ्रीका पे इस्लामिक गवर्नेंस चल रही है, उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा। इवन ताजे बरतानिया नहीं तोड़ पाया जिस इस्लामिक हुकूमत को। जी ताजे बरतानिया जिसको कहा था उसके दौरे इक़्तिदार में सूरज गुरूब नहीं होता, उसका सूरज कभी ना निकला इस्लामी खिलाफत के जुम इलाकों में। तो उसको तोड़ा गया, उसके फौरन बाद ये जो इनकलाब आया 79 का, ये उसका परताव था कि ये इनकलाब, ये तो इस्लामिक गवर्नेंस का इस सदी में रेलिवेंस पैदा हो गया कि इस्लाम आज भी बहैसियत रियासत, बहैसियत निजाम नाफिजुल अमल है। ईरान के इनकलाब का मतलब ये था, और ये मैसेज हम मुसलमानों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये एक अलग सवाल है, लेकिन उन लोगों ने पढ़ा है
जिनके हाथ में यूनाइटेड नेशंस है, और जिनके यही हाथ में असल दूसरी वजह हो सारी सकती वोटें। है, यही ये बड़ी बात ये आप रीजन है कि 1980 में तो न्यूक्लियर पावर नहीं था ईरान। अभी तो बिल्कुल। 1 ही साल हुआ था इनकलाब को आए हुए। तो उस वक़्त 23 मुल्कों का जो विफ़ाक़ कायम हुआ, जो वो भी एलाइड फोर्सेस कहलाता था, उसमें कौन थे सरबराह? यही सब थे। बंदूक रख दी उस वक़्त इनको अरबों को भी लग रहा था कि ये डेमोक्रेसी यहाँ पर ऐसी स्ट्रांगली आई तो हमारी मोनोपोलीज़ को क्या होगा? तो आपने बंदूक उठा के रख दी इराक के कंधे पे, कि इराक ईरान की वॉर हो रही है। लेकिन वो इराक ईरान की वॉर तो नहीं थी। वो तो यही लोग लड़ रहे थे ना, 23 जो कंट्रीज़ थे उसमें ये यूके भी शामिल था, यूएस भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। सब शामिल थे, सब उनको हथियार पहुँचा रहे थे। अकेले सद्दाम हुसैन के बस की बात तो वो जंग नहीं थी। 8 साल वो जंग लड़ी। 8 साल ईरान ने। उस वक़्त भी इनके पास खाने को रोटी नहीं थी, उनके पास फ़ौज नहीं थी, उनके पास कोई ऐसे मज़बूत हथियार नहीं थे। अभी तो न्यूक्लियर पावर है, उस वक़्त तो कुछ भी नहीं थे। तब भी 8 साल उन्होंने जंग लड़ी और उस इनकलाब को बचाया। उस वक़्त कोई बहाना नहीं था। आज न्यूक्लियर का बहाना सो दिस इज़ नॉट एट ऑल ड्यू टू द रीज़न्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। दिस इज़ हाइली द मॉरल रीज़न। उसकी वजह से उस खित्ते में ये एक इस्लामिक फ़ोर्स को देखना नहीं चाहते। ये वो जंग है, आप माने या ना माने, ये इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम की जंग है, लाज़मी तौर पर है। ईरानी कौम लड़ रही है, दूसरे लोग उनके आज सारा आलम इस्लाम अवामी सतह पर उनके साथ खड़ा है, सरकारी सतह पे जिसके जो मफादात हों वो जाने। जी, बिल्कुल, बड़ी बात आपने की है कि जो इस्लामी आइडियोलॉजी है, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत है, आज ईरान ने उसको कायम किया है और उसी की सज़ा मिल रही है। एक और बात कि जो अमेरिका ने दावा किया, इज़राइल ने भी दावा किया पहले कि न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि उन्होंने पहले ही न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसको शिफ्ट कर दिया था। क्या खबर है? क्या सच में तबाह हो गया है या महफूज है ईरान का पूरा ये प्रोग्राम और अमेरिका के हमले को ईरान ने पहले ही नाकाम बना दिया है? तबरेज़ साहब खबरें सुनते रहिए, हँसते रहिए, मज़े लीजिए। झूठ के भी मज़े लेने चाहिए कभी-कभी। आपको जी, तो याद है ना, मतलब अभी तो अब 1 ही हफ्ता तो हुआ है, 10वां ही दिन है, तो जी। कितने बड़े-बड़े झूठ आए और अगले लम्हे में वो बेनकाब हुए। अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था ना तबाह हो गया, कर दिया। अबे आपके पास पहले ये रिपोर्ट थी कि उन्होंने बम नहीं बनाया, फिर आप कह रहे हैं नहीं वो आप ही की एटॉमिक जो एजेंसी की इंचार्ज है वो कह रही थी नहीं ईरान के पास बम नहीं है। अल-बरदाई भी कह रहे थे आईएईए वाले कि नहीं ईरान के पास बम नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, बम है और बम खत्म। तो हू हैज़ सीन किसने देखा है कि वहाँ बम है या नहीं है? ईरान ने भी कभी नहीं कहा ऑफिशियली कि हमारे पास कोई बम है। तो आप ही कह रहे हैं, आप तो इराक में भी कह रहे थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद है। उसके बाद आपने बर्तानिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि हमारी रिपोर्ट गलत थी। वी आर सॉरी टू द पीपल ऑफ इराक। आज आप कह रहे हैं कि वहाँ बम है और हमने बम तबाह कर दिए, तो किसने देखा था? ये जो अखबार में खबर दे रहे हैं, टेलीविजन पे खबर सुना है, इन्होंने देखा था जाके कि वहाँ पे बम है या नहीं है? एक बात। दूसरी बात ये, आप ईरानियों को क्या समझते हैं? ईरान की तहज़ीब और सकाफ़त उन तहज़ीबों और सकाफ़तों में से है जो माक़बले तारीख़ में भी बहैसियत रियासत और बहैसियत सकाफ़त मौजूद थी, हज़ारों साल। उनकी ज़बान, उनकी तहज़ीब, उनका बोलना-चालना, उनका खाना-पीना, उनका रहना-सहना, उस वक़्त भी लोगों के लिए काबिल तक़लीद था, आज से हज़ारों साल पहले, आज भी है। तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? उनके पास दिमाग नहीं है? हुँ? तो 2 महीने से दुनिया चिल्ला रही है कि इज़राइल हमला करने वाला है। वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करेगा। दुनिया को मालूम है अमेरिका उसका एलाई है, वो बिल्कुल अपने लेपालक को बचाने के लिए इज़राइल को वहाँ खड़ा रखना अमेरिका की मजबूरी नहीं है, ज़रूरत है अमेरिका की, इज़राइल वहाँ पे खड़ा रहे। उस ज़रूरत के लिए वो हमला करे तो ईरानियों को नहीं मालूम। तो जितना भी एनरिचमेंट उन्होंने किया है, वो तोरा-बोरा की जो पहाड़ियाँ थी ना अफ़गानिस्तान में, जहाँ जी, 23 साल ये पड़े हुए थे वहाँ पे खुजा रहे थे अपना सिर। मैं और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वहाँ से जो ये दुम दबा के भागे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक टेरेन ईरान में मौजूद है। वो इनको भी मालूम है, वहाँ जो छुपाने के लिए 1 लाख जगह मौजूद है और ये उतने नीचे तक जा नहीं सकते जितने नीचे तक वो जा सकते हैं ईरानी। तो आपको लगता है कि जिन 3 जगहों पर इन्होंने हमले किए हैं ईरानियों को नहीं मालूम है कि यहाँ पर आके हमला होने वाला है, तो उसे वो वहीं छोड़े रखेंगे?
इतने बेवकूफ तो नहीं है ना। वो अगर बिल्कुल। अपने मिसाइल का नाम सिज्जील रख सकते हैं, तो आप जरा सोच के देखिए किसके दिमाग में आएगा। कुरान का लफ्ज़ है, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील है, तो उनके बिल्कुल। दिमाग में अगर अपने नोमेनक्लेचर को लेके भी इतनी बारीक चीज़ें हैं, तो अपनी हिफाज़त की नहीं होंगी? और मतलब है 8 कि साल उन्होंने जंग का एक तजुर्बा नहीं है नाम उनको? ये एक उन्होंने बताया पब्लिक में, जो दुनिया को पता है कि फला-फला न्यूक्लियर साइट से अस्फ़हान में, नतंज़ में, फोर्डो में, लेकिन एक्चुअल साइट्स का मतलब कुछ और है, जहाँ ये सब चल रहा है। डॉक्टर रहमानी साहब, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि ईरान में ज़लज़ला आया है। फिर आगे कुछ अपडेट नहीं आई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा। तो क्या वो सच में ज़लज़ला था या कुछ और था? भई देखिए, मैं ज़लज़ले के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मुझे इल्म भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि आपको याद होगा कि जी, अभी 2 चंद साल कब्ल तुर्की में एक ज़लज़ला आया था और बहुत ही जी, तबाहकुन ज़लज़ला था, सारी दुनिया ने देखा कितनी तबाहकारियाँ थी। उस ज़लज़ले के बारे में बाद में ये रिपोर्ट्स भी आई थी जो अनकन्फर्म्ड उस वक़्त भी थी, आज भी हैं, कि वो एक आर्टिफ़िशियल ज़लज़ला था। और इन लोगों ने कोई सीस्मोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके एक ज़लज़ले को प्रमोट करने का एक्सपेरिमेंट उस ज़मीन पर किया था। ये रिपोर्ट्स चली थी, वल्लाहु आलम, अभी उसके बारे में कोई तस्दीक नहीं है। तो अब ईरान में जो ज़लज़ला आया है, तो वो तो ज़लज़लों का मुल्क है ही और वो ज़लज़ले तो अब सारी दुनिया में ला रहा है, अब एक वहीं पे क्या। तो मेरा ख़्याल है कि ज़लज़ले को लेके हमको ज़्यादा किसी तजस्सुस में पड़ने की फ़िलहाल इस कज़िये में कोई पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो लड़ाई है, क्या लगता है? अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान यहीं पर रुक जाए, बातचीत के टेबल पर आए। खबरें भी है कि ईरान का जो असल हदफ था, उसको नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या मामला थम जाएगा? अमेरिका को भी दुनिया को दिखाना था, इज़राइल को भी, कि हमने हमला कर दिया है, हम सुपर हैं। तो क्या मामला रुक जाएगा एक या बात आगे बढ़ेगा? बताइए एक बात बताइए, ईरान नेगोशिएशन की टेबल पे कब नहीं था? कब नहीं था? एक बताइए, एक वाक़या बताइए। जब इन्होंने जो है वो E5 का मुआहदा किया था, बाद में वो E6 हो गया था, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस के साथ में जी, न्यूक्लियर डील पे मुआहदा किया था ना, बातचीत बिल्कुल। की थी ना, और बातचीत करने के बाद उस मुआहदे पर अमल दरामद भी किया ना, उससे बैकआउट किसने किया? यही ट्रम्प साहब थे, पिछले टर्म में उसको इन्होंने बैकआउट किया। तो वो थे ना टेबल पे और उन्होंने आलमी राय आमा को तस्लीम भी किया। उन्होंने अलाउ भी किया आईएए के तमाम इंस्पेक्टर्स को कि आइए और हमारे वो कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए, उन्होंने तो किसी को रोका नहीं। अभी फिर ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि बात करो, तो उन्होंने बात की। 5 राउंड बात किए कि नहीं किए? अमान में बैठ के भी बात किए, मस्कत में, और रूम में बैठ के भी बात किए। उन्होंने अपना एलची भेजा, इन्होंने अपने एलची के मुकाबले पूरा बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर को भेजा ईरान ने, और वो बातचीत की। अब आप कहेंगे नहीं, 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 आप तो जो हम कह रहे हैं मुआहिदा वही होगा। आपका तो 0% यूरेनियम होगा और जो कुछ कर चुके हैं उसको आप तबाह कर दें। उसे कौन मानेगा? एक बात। दूसरी बात, 2 दिन के बाद फिर छठे राउंड की बात होनी थी। 2 दिन के बाद, उससे 1 दिन पहले आपने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। और यूनाइटेड स्टेट जो बातचीत कर रहा है, वो उस हमले के बाद ये ऐलान कर रहा है कि हाँ, हमको इस हमले का पहले से इल्म था। फिर क्या आप बातचीत कर रहे थे? बेवकूफ समझते हैं आप दुनिया को? कि आप कहेंगे बातचीट कर रहे हैं, उधर से हमला करवाएँगे। और आज भी आपने कल परसों आपने ऐलान किया कि 2 हफ्ते तक जो है हम 2 हफ्ते में डिसीजन लेंगे। आई मे नॉट इन्वॉल्व। क्या इनसेन हरकत है जो आप करते हैं कि आप बोले और उसके बाद आप तो 1 हफ्ते फिर 2 हफ्ते और 3 दिन के अंदर आप जो है वहाँ पर आप बम दाग रहे हैं। तो बातचीत करने को ईरान राज़ी नहीं हुआ या आप धोखा दे रहे हैं बातचीत के नाम पर? तो कैसे बातचीत होगी? और डायलॉग होगा तो बराबर की सतह पर होगा ना, फातेह और मफ्तूह थोड़े ही हैं। भई ईरान कोई मफ्तूह तो कौम नहीं है ना, इस वक़्त की आज की तारीख़ में वो बराबर से मुकाबला करने वाली कौम है, तो डायलॉग भी बराबर होगा ना। शर्तें आपकी होंगी तो शर्तें दूसरे फ़रीक़ की भी होंगी ना। आप एक तरफ़ा शर्तें रख के बातचीत करना चाहेंगे और जंग भी करते रहेंगे, मतलब ये है कि आप तमाचे मारे जाएँगे, फाइट मारे जाएँगे, घूँसे मारे जाएँगे, कहेंगे चलो टेबल पे आओ बात करो, चलो टेबल पे आओ बात करो। ये कौन-सा तरीक़ा है बात करने का? ये कौन-सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है? इसे मैं जहालत कहता हूँ, ज़ुल्म कहता हूँ, जानवर पर वहशत कहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, ईरान अमेरिका का कैसे मुकाबला करेगा? अमेरिका ईरान के चारों तरफ मौजूद है, हर जगह उसका फौजी अड्डा है।
मिलिट्री बेसेस हैं, उसने अपने नेवी को भेज रखा है, उधर इजराइल मौजूद है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? ये बड़ा मशहूर शेर है। और मैंने तो अर्ज किया कि 80 में भी 8 साल जंग लड़ी थी ना आपने इसी ईरान से, और इन्हीं मुल्कों ने टेक्नोलॉजी लड़ी का थी ना। जमाना है। और देखिए इजराइल अपने एयरफोर्स का जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है, ईरान एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइलों का जरूर ईरान अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, देखिए सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। एक खास बात मुझे ज़हन में आ गया, 2 जी, दिन से ओआईसी का इजलास चल रहा है। शायद रिज़ॉल्यूशन आ गया होगा, ड्राफ्ट जी, तो कल ही बिल्कुल। आ गया था। हमने भी ड्राफ्ट देख लिया था जो ओआईसी का प्रपोज़्ड ड्राफ्ट था। आज उस पे वोटिंग भी हो गई होगी, वो आ गई। 21 मुल्क मुस्लिम मुल्कों ने तो पहले भी दे दिलचस्पी दिया था, लेते हैं अभी आप वही ओआईसी के ड्राफ्ट। इजलास में? जी, है। ओआईसी के इजलास में आप दिलचस्पी रखते हैं कि क्या उसका रेज़ोल्यूशन आ रहा है, क्या फैसला आ रहा है? रखनी चाहिए। अगर हम यूनाइटेड नेशंस में दिलचस्पी रख सकते हैं, तो ओआईसी में क्यों नहीं रख सकते? तो वो तो सभी को रखनी चाहिए जो बाखबर रहते हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, ओआईसी का इजलास कल शुरू हुआ है, आज जी, उसे जारी होना था, आज तक जारी रहना था, आज शाम को उनका एलामिया आएगा, आ गया होगा या आने वाला होगा। ठीक उसी दिन आप ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन प्रपोज़ यानी मुबैय्यना प्रपोज़ वो इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहे हैं। क्या मैसेज है? खाली एक मैसेज ईरान को नहीं है, पूरे ओआईसी को भी आपने मैसेज दिया है कि जब आप रेज़ोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज का गार्डेड होना कितना ज़रूरी है। ये टाइमिंग की इम्पोर्टेंस है कि जिस दिन ओआईसी को रेज़ोल्यूशन लेना है, उस दिन सुबह आपने हमला कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि आस-पड़ोस में यूएस बेसेस है, 19 बेसेस है। जी। सऊदी अरब में भी, कतर में भी, ओमान में भी और कुवैत में भी और मिस्र में भी एंड सो ऑन। 50,000 फौजी हैं, सब है, एवरीथिंग। लेकिन क्या आज की तारीख में ये मुमकिन है कि ये तमाम ममालिक 20 ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, ये ओपनली खुले बंदूं अमेरिका को और इस्राइल को ये इजाज़त दे दें कि आइए, ऐलान करें, आइए हमारी एयर स्पेसेस से घुसिए और ईरान पे मिसाइल मारिए। ये जुर्अत नहीं है आज। और ये रीज़न है कि आप देखिए कल ही की तारीख में कतर के एयरबेस से तकरीबन 200 जहाज़ विथड्रॉ कर लिए, सिर्फ 3 जहाज़ खड़े हुए हैं कतर के एयरबेस पे। रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, कल ही विथड्रॉ किए। जी। इन्होंने ओमान से विथड्रॉ किए। तो यूएस विथड्रॉ कर रहा है अपने एयर बेसिस को इस रीजन में से। और इस रीजन में जो पब्लिक सपोर्ट है वो इतनी बड़ी है इस वक़्त कि ये ममालिक पीछे से कुछ भी करते रहे। मैंने कहा मतलब सरकारों की प्रोफेसर मजबूरी मैं हो ये समझना ओपनली चाहूँगा नहीं कर सकते। कि क्या ये उसूल का है या दस्तूर कानून है कि जिस मुल्क में किसी भी देश का अगर आर्मी बेस है, मिलिट्री बेस है, तो उस मुल्क की परमिशन के बगैर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी पर हमला उससे नहीं किया जाएगा, ज़रूरी होता है उसकी परमिशन बिल्कुल लेना? है, बिल्कुल है। कल यूनाइटेड नेशंस में इराक ने बाकायदा रिटन कंप्लेंट डाली है कि हमारी एयर स्पेसेस को हमारी मर्जी के बगैर इस्तेमाल किया है एंड इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी। ये इराक का कल ही उन्होंने रिपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस को। तो ये एक कन्वेंशन है। आप सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब क्या है? आपके एयर स्पेसेस के आप मालिक हैं, आप किसी को गुजरने नहीं देना चाहते, नहीं गुजरने देंगे। हमने ये पाकिस्तान ने हमारे लिए स्पेस बंद की ना, अपनी एयर स्पेस। हमारे जहाज से नहीं जा रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग तक नहीं करने दी पाकिस्तान ने। हमारे जहाज की जो इंडिगो का जहाज जा रहा था उसको जी। इस मुश्किल से जान बचा के लेकर आए। तो ये हर मुल्क क्या उसका दायरा-ए-कार और दायरा-ए-इख्तियार है कि वो किसी को जाने दे या ना जाने दे। नहीं, जब आपके यहाँ मिलिट्री बेस ऑलरेडी अमेरिका का बन रहा है, तो फिर मिलिट्री बेस उसने किस लिए बना रखा है? यही शो में? किसने बना रखा है? कतर में, सऊदी अरब में जब अमेरिका का फौजी अड्डा मौजूद है, तो अगर वो किसी पर हमला करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर क्यों उसका फौजी अड्डा मौजूद है कतर में इतने सारे देशों नहीं, में? नहीं, वो तो डराने के लिए है ना, खौफज़दा भी करना है, एक बात। दूसरे अब अमेरिका कहाँ से इतनी जल्दी से उठ के आएगा और इनमें से किसी मुल्क पे हमला करेगा? ये इन मुल्कों के ऊपर खुद पर एक दबाव है, जो लोगों ने अपने एयर स्पेसेस दे अपने यूएस बेसिस के लिए अपनी जगह दे रखी है,
खुद उन मुल्कों पर ये दबाव है, ब्लैकमेलिंग है कि हमारी ये तो गुलामी की दलील है। इन्हीं मुल्कों की अपनी गुलामी की दलील है कि आपने क्यों दे रखे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? उनको इन पानियों में क्या करना है? यानी कतर में क्या करना है? कोई गैस वो थोड़ी निकाल रहे हैं। आर्मी बेस गैस थोड़े निकाल के देगा। सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? अमेरिका का नेवल बेस वो वहां से गैस तेल से पाइपलाइन थोड़े ही निकाल रहा है, रिफाइनरी थोड़े, वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। ये यूएई में जो है वो पूरा का पूरा जासूसी का सैटेलाइट निजाम यूएस का मौजूद है यूएई के पानियों में। तो उस जासूसी से यूएई को क्या फायदा हो रहा है? यूएई को तो उस जासूसी की कोई जरूरत है नहीं। या जॉर्डन में आप बैठे हुए, जॉर्डन में क्या है? जॉर्डन कुछ भी नहीं है। तो वहां पर आपने क्यों बना रखा है? तो ये एक्चुअली अरब वर्ल्ड की घेराबंदी है जो यूएस ने कर रखी है। उसके लिए खाली वो तेल उनसे खरीदते थे और उनके डॉलर को उन्होंने रियाल को उन्होंने स्टेबलाइज कर रखा है, वहां की करेंसी को। इससे ज्यादा कुछ भी नुकसान ही नुकसान है। अब कुछ दिन में समझ में आने लगेगा इन लोगों को। बिल्कुल। अज़र रज़ा एक आखिरी बात समझते हैं कि जंग क्या रुक जाएगी यहाँ पर या लंबी चलेगी? क्या ईरान के अज़ाइम हैं? इज़राइल तो चाहता है कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, इसराइल के चाहने से तो मसला हल नहीं होता। देखिए, इसराइल ने तो हमास को भी चाहा था कि अभी 1 हफ्ते में निमट जाएगा। 20 महीने हो गए, तो इसराइल के चाहने से तो कुछ हुआ नहीं। हमास की चाहत भी एक हैसियत रखती है और उन्होंने साबित किया कि खाली तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो भी होगा। इसलिए मैंने पहले भी 1-2 जगह कहा है कि 250 लोग जो 80 मीटर नीचे की सुरंगों में हैं, इसराइल एक को गिरफ्तार नहीं, एक को छुड़ा नहीं सका 20 महीने में। अमेरिका और इसराइल और फ्रांस और जर्मन एक सारे मिलके एक हमास से 250 लोगों में से एक को नहीं छुड़ा सके। जो भी छुड़ाए अंडर द नेगोशिएटेड डील, या तो आप अपनी डेड बॉडीज लेकर आए, वो भी जो उन्होंने आपको हैंड ओवर की, या आप कैदी लेकर आए जो उन्होंने हैंड ओवर किए जी, एक डील के तहत। तो जब आप वहां से कैदी ना छुड़ा पाए, तो यहाँ जो 90 और 100 मीटर नीचे इनके न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, वो आप कैसे ले आएंगे? तो आपके चाहने से नहीं होता है। वो क्या चाहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि खुद यूएस, क्या वो ये चाहता है कि ये जंग तवील हो? क्या गिवन सर्कमस्टांसेस में जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सर्कमस्टांसेस एशिया के हैं, पूरे एशिया के, उन सर्कमस्टांसेस में यूएस एफोर्ड कर सकता है कि वहां पर एक प्रोलॉन्ग जंग हो? क्या ये उसके हक में जा सकता है? मुझे बहुत शुबा है। लेकिन अब देखने को हम देख रहे हैं, यमन की जंग 2015 से चली आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और वो यमन के हूसी वहां यमन से निकल के इसराइल तक वार किए दे रहे हैं तेल अवीव के अंदर। वही हूसी रोक नहीं पा रहे। अमेरिका का बहरी बेड़ा नहीं रोक पा रहा, इसराइल का बहरी बेड़ा नहीं रोक पा रहा उन हूसियों को। बहरे हिंद में रेड सी में उन्होंने नाकाबंदी लगा रखी है, हुर्मुज स्टेट पे ये नाकाबंदी लगाने वाले। जाए तो जाए कहाँ? इनका तो बहुत बड़ा मसला है। ऐसे में एक प्रोलॉन्ग वॉर रशिया और चाइना वो जंग में आए या ना आए। लोग बहुत कह रहे हैं कि वो सिर्फ बयान दे रहे हैं। अरे भाई, ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप कहीं से कुछ हुआ तो फौरन पूछ जाए। सबको अपनी अपनी देखनी पड़ती है। तो अब वो हथियार तो देंगे, दे ही रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। वो देंगे, खुद आए या ना आए। प्रोलॉन्ग वॉर हुई तो वो सामने भी आएंगे। तो अभी रूस की वॉर में, यूक्रेन एंड रूस की वॉर चल रही है ना 3 साल से, बंद हो गई क्या? तो उसमें रूस के साथ कौन खड़ा हुआ है जाके? कोई खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। तो किसी का जाके सीधे-सीधे खड़े हो जाना, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना और उसको डिप्लोमेटिक मदद फराहम करना, पॉलिटिकल मोबिलिटी देना, ये इम्पोर्टेंट होता है। और इस वक़्त उस मामले में पूरा एशिया, बारिंग इट 1 और 2 कंट्रीज़, जो मायोपिक है, यानी रिलीजियस मायोपिक है, जो इस्लामोफोबिक मायोपिक कुछ जो ममालिक हैं, सिर्फ वो ममालिक यूरोप के साथ खड़े हैं। बाकी पूरा एशिया स्टैंड सॉलिड with Iran and against Europe, against US, against Israel. अच्छा, ये जो स्ट्रेट और हुर्मुज़ की आपने बात की, मदीना हुर्मुज़ की, तो क्या इसको ईरान बंद करेगा या नहीं? क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ उस जी, ज्योग्राफिकल कंडीशन का, लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, वो ये बताती हैं कि हुर्मुज़ को बंद करने का बहुत इम्पैक्ट यूरोप या यूएस के ऊपर नहीं होगा, एशिया पे ज़्यादा होगा।
ये रिपोर्ट्स आई हैं। अब वल्लाह आलम, मुझे तस्दीक नहीं है, मुझे उसको और ज़्यादा पढ़ना जी, पड़ेगा तब कुछ अंदाज़ा होगा। तो अगर हुर्मुज़ बंद करने से एशिया के ऊपर ही फ़र्क पड़ना है, तो लड़ाई तो यूरोप और एशिया की ही है। जी, अपना नाता क्यों बंद करेंगे? तो बिल्कुल। ये एक रीज़न शायद हो सकता है हुर्मुज़ को कुछ दिन और जारी रखने पे, लेकिन अगर यूरोप को उसका नुकसान हुआ, यूएस को नुकसान हुआ, तो 1 मिनट में बंद हो जाएगी। अच्छा, आपका क्या जायज़ा है? ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की कितनी तादाद है? और भी कुछ खतरनाक मिसाइल है, और इज़राइल में किस तरह की तबाही हुई है अब तक? देखिए, जिस तरह से इस बात का कोई एग्ज़ैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि एनरिचमेंट यूरेनियम का ईरान कितना कर चुका है। 70% कर चुका है, 90% ब कर चुका है, या अगले हफ्ते बम बन जाएगा या 1 महीने बन जाएगा। इस तरीके से ये जो जितने आंकड़ेबाज़ लोग हैं, जो कह रहे हैं उनके पास तो 2000 मिसाइल है, खाली बैलिस्टिक मिसाइल, और उसमें से 80 ये वाले फूँक दिए वहाँ पर, 30 वहाँ फूँक दिए, 100 वहाँ फूँक दिए, अब इतने बचे। ये सब अनरियलिस्टिक है। सब अटकलबाज़ी है। कितना है, वो एक बात है, कितने और बन जाएँगे, ये एक दूसरी बात है, और बिल्कुल। कितने और सप्लाई हो जाएँगे, वो एक अलग बात है। तो वो वो रेज़िस्ट करेंगे, वो लड़ेंगे, उन्होंने अपनी दाखिली बावक़ारी पर अब कभी कोई कम्प्रोमाइज़ ईरानी कौम ने किया नहीं है, वो लड़े हैं, हमेशा लड़े हैं, और लड़कर उन्होंने अपने विक़ार और अपने एहतराम, अपने दबदबे को रीजन में कायम रखा है। उसकी जद्दोजहद वो करेंगे। जो कहते हैं ना, रेजिम चेंज, रेजिम चेंज, हुँ, रेजिम चेंज। अरे आपसे कौन-सा रेजिम चेंज हो गया भाई साहब? कहाँ-कहाँ आप सीरिया की मिसाल लोग दे रहे हैं। एक साहब है यहाँ हमारे मुल्क में, वो कहते हैं मैं 52 साल से डिप्लोमेसी में हूँ। एक्स एम्बेसडर और फलाना। मैंने कहा 52 साल आप जो है खुरपा चलाते रहे डिप्लोमेसी में। कह रहे थे अभी 3 दिन पहले कह रहे थे, अभी जी, 48 घंटे में ग्राउंड फोर्सेस जो है यूएस की, वो ईरान में दाखिल हो जाएँगी और रज़ा शाह पहलवी के बेटे को जो है वो प्रेज़िडेंट बना देंगे, किस्सा खत्म सारी। मैंने कहा भैया, आप ईरान का नक्शा तो देख लो, कौन 8 से साल बिल तो से कोशिश कौन की से थी। सुराह से दाखिल होंगी फौजें। 1980 से 88 तक इराक की आर्मी ने तो 8 साल तक कोशिश की थी। पीछे से अमेरिका, यूके सारी ताकतें थी। हाँ, तो अब ये जो ये बने हुए हैं ना, ये एक्सपर्ट के, हम 52 साल से डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं, हम बता रहे हैं, वो एक्सपर्ट बैठ के बन के आके बैठते हैं, और मुझे उनकी सूरतें देख के हँसी आती है कि ये अपने मज़हबी तासुब में किस कदर अंधे हो गए, इन्हें ज़मीनी चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल कितने हैं और बम कितने हैं और कितना यूरेनियम हो गया, ये एक्सपर्ट्स को बात करने दीजिए, वो करते रहे, इसी में उलझे रहे, और ईरान उनको उसी में उलझाए रखेगा। वो जहाँ मारने की ज़रूरत पड़ेगी, वो जाके मार के आ रहा है और मारेगा। गज़ा और तेल अवीव और हैफ़ा में कोई ज़्यादा फ़र्क अब बचा नहीं है। जो रहा-सहा है, अगर इन्होंने उसको कंटिन्यू कर लिया, महीना भर भी कंटिन्यू कर लिया, तो गज़ा और बिल्कुल बराबर होंगे। ये जान लीजिए बस। जी, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से ईरान, इज़राइल, अमेरिका और इस पूरे इश्यू पर। कैसी लगी आप लोगों को बातचीत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, फिर आते रहेंगे और मिलते रहेंगे।